Hello students, how are you? Welcome to online classes, English classes by Dinesh Srivastava. Today in this video we are going to study the formal and informal letter. And student, these letters are for the classes 9 to 12th, especially for class 10th and 12th. So student, first of all let's discuss what is letter writing. So the most common form of written communication is the letter. Letter writing is an indispensable activity of human society. We write letters to friends and relatives to maintain contacts with them. So students, you know very well that these times so many other means of communication has been developed, like email, WhatsApp, Facebook, and so many there are, telephone, fax, etc. So the writing letter has somewhat become less. तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि लेटर राइटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन का माध्यम है। और लेटर राइटिंग वैसे तो अब कम हो गया है, लेकिन ये लेटर राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट भी है, एक इंडिस्पेंसिबल एक्टिविटी है हमारी ह्यूमन सोसाइटी। हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने कॉन्टैक्ट्स को हमेशा बनाए रखने के लिए उनको लेटर्स लिखते हैं। लेकिन however in the present times, with the boom in methods of communication or means of communication, many of us don't have the time or the inclination or the temperament and the art to write letters. So telephone, fax and email have replaced personal informal letters. तो students, I have already told you that कि आज के समय में लेटर राइटिंग जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं हो गया है। लोग ज़्यादातर लेटर नहीं लिखते हैं। जनरली हमें अपना संदेश जब दूसरों तक पहुंचाना होता है तो हमारे पास ईमेल है, मोबाइल फ़ोन है, और बहुत आसान भी है। इनके द्वारा हम कभी भी नंबर मिला सकते हैं मोबाइल फ़ोन से और अपने किसी भी फ्रेंड्स या रिलेटिव से बात कर सकते हैं। हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप या फेसबुक के ज़रिए भी हम अपना मैसेज अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव तक पहुंचा सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, फिर भी लेटर राइटिंग आज के समय में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली तब जब हमको अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव को नहीं बल्कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी डिपार्टमेंट में हमें लेटर लिखना होता है। लेटर आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है जितना कि पहले था। सिर्फ जो पर्सनल लेटर्स होते हैं, स्पेशली जो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को होते हैं, केवल उनकी कमी हो गई है, वो अब शायद नहीं लिखे जाते हैं लोगों के द्वारा। लेकिन जो हमारे ऑफिशियल लेटर्स हैं, हमारे बिजनेस लेटर्स हैं, हमारे जॉब एप्लीकेशंस हैं, वो सारे के सारे आज भी रिटन फॉर्मेट में ही जाते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि हम व्हाट्सअप कर दें या फिर हम कोई ईमेल कर दें। ये ईमेल या व्हाट्सअप या किसी भी तरह के जो सोशल मीडिया होता है, इंटरनेट होता है, उसके थ्रू ये पॉसिबल नहीं हो सकते। उसके लिए हमको लेटर ही लिखना होता है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग, कि जो लेटर राइटिंग है वो कितने टाइप की होती है। तो देखें, ईच लेटर दैट इज़ रिटन कैन हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप्स। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग। सो वी नो कि हम जो लेटर लिख रहे हैं, प्रत्येक लेटर जो भी लिखा जाता है वो क्या होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और ये किस पर डिपेंड करते हैं, उसके टाइप्स पर। तो जो टाइप होता है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो लेटर राइटिंग है वो कितने टाइप की होती है। तो हम जानते हैं कि लेटर राइटिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इसको हम 2 टाइप्स में, 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है इनफॉर्मल लेटर्स और दूसरा हमारा फॉर्मल लेटर्स होता है। तो इनफॉर्मल लेटर्स को हम पर्सनल लेटर्स भी कहते हैं, और फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो स्पेशली जो बिजनेस लेटर्स होते हैं, वो उस तरह के लेटर्स को हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, देखिए, इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। तो ये क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल लेटर्स। ये जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं इनको हम पर्सनल लेटर्स के नाम से भी जानते हैं। Such type of letters are usually written to relatives, family, friends
और एक्वेंटेंसेस। और इस प्रकार के जो भी लेटर्स होते हैं वो स्पेशली हमारे रिलेटिव्स को, हमारी फैमिली मेम्बर्स को, हमारे फ्रेंड्स को, या फिर हमारे कोई भी एक्वेंटेंसेस हो, मतलब कहने का है कि कोई भी हमारे परिचित हों, तो उनको ये लेटर्स लिखे जाते हैं, या हम इनको ऐसे लेटर्स इन लोगों को जो लिखते हैं उनको हम इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। दीज लेटर्स मे और मे नॉट हैव अ कॉन्क्रीट रीज़न फॉर राइटिंग। और इन लेटर्स को लिखने का कोई निश्चित या ठोस कह सकते हैं कि रीज़न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कभी कभी हमें अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के हालचाल जानने के लिए लिख देते हैं, कभी कभी हमारे घर में कोई फंक्शंस या किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, किसी प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी लेटर लिखे जा सकते हैं, है ना। वो घर में कोई कॉन्डोलेंस हुई हो या फिर किसी भी तरह का हैप्पी इवेंट हो, तो उनके बारे में हम लेटर लिख करके अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भेज सकते हैं। द एम ऑफ राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स इज़ टू क्रिएट अ पर्सनल मेमोर, है ना। जो एम ऑफ राइटिंग है, ये इनफॉर्मल लेटर्स या पर्सनल लेटर का जो लिखने का जो एम है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो क्या होता है, एक पर्सनल मेमोर को क्रिएट करना होता है। कहने का मतलब है कि आपस में जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी के बीच में एक अच्छा रिलेशन बना रहे, सभी को एक दूसरे की याद बनी रहे, तो वो लेटर लिखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, जनरली स्टूडेंट हम जानते हैं कि ओल्ड टाइम में जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने डेवलप्ड नहीं थे, तो उस समय एक दूसरे को लेटर लिख करके ही काम चलाया जाता था। स्पेशली जब हम हमारे रिलेटिव्स या हमारे फ्रेंड्स काफ़ी दूर हमसे बैठे हुए होते थे, तो उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था कि हम तुरंत ही कम्युनिकेशन कर सकें और हमें एक दूसरे का हालचाल जानने का, वहाँ क्या हो रहा है या हमारे यहाँ क्या हो रहा है बताने का, ये बहुत ही ज़रूरी होता था, जिससे कि हमारे कांटेक्ट हमेशा बने रहे हैं हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, लेटर भेजना पड़ता था। तो लेटर भेजना बहुत ही ज़रूरी था उस समय, क्योंकि अपने जो रिश्ते हैं, जो रिलेशंस हैं, उन सबको बनाए रखना है, तो लेटर भेजना ही होता था। तो इट नीड नॉट अडेयर टू एनी फॉर्मेलिटीज़ और फॉलो एनी सेट ऑफ पैटर्न। अगर हम इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो हमें कोई विशेष फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो नहीं करना पड़ता है, ना ही किसी स्पेशल सेट ऑफ पैटर्न को भी फॉलो करना पड़ता है। इनमें सिर्फ हमें अपनी जानकारी दी जाती है, जो भी हमें बताना होता है। आपने देखे ही होंगे पुराने टाइम में पोस्ट कार्ड होता था, एक इनलैंड लेटर होता था, तो उसमें हम डिटेल में रख करके लिख करके जो भी था वो कुछ भेज देते थे। अब देखिए पढ़ते हैं कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। तो लेटर्स दैट फॉलो अ सर्टेन फॉर्मेलिटी एंड सेट पैटर्न आर फॉर्मल लेटर्स। तो ऐसे लेटर्स जो कि किसी सर्टेन फॉर्मेलिटी को फॉलो करते हैं और कुछ सेट पैटर्न होता है पहले से ही, उसको फॉलो करते हैं, तो ऐसे लेटर्स को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। तो फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं स्पेशली वो हमारे बिजनेस लेटर्स होते हैं, वो हमारे किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए हमें लिखने होते हैं। तो सच लेटर्स आर प्रिसाइज, डायरेक्टली addressing the concerned issue and are kept strictly professional in nature। इस तरह के जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम बहुत ही प्रिसाइज लिखते हैं, यानी बहुत ही हमें उसमें डिटेल में नहीं लिख देना होता है, हमको कंटेंट को उसके बहुत ही शॉर्ट या कहें कि टू द पॉइंट लिखना होता है, और हम डायरेक्टली जो कॉन्सर्न इश्यू होता है उस इश्यू को उसमें एड्रेस करते हैं, और पूरी तरह से स्ट्रिक्टली जो प्रोफेशनल नेचर होता है इस लेटर का, उसी को स्ट्रिक्टली हम फॉलो करते हैं। हमें कुछ भी इधर उधर से नहीं करना होता है। जो भी हमारा फॉर्मेट होता है इस लेटर को लिखने का, जो बिजनेस या फॉर्मल लेटर्स का होता है, उसको हमें अच्छे से फॉलो करना होता है। फॉर्मल लेटर्स आर शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। और ये जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं मैंने बताया अब बहुत ही शॉर्ट होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं। हम इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बातें नहीं लिख सकते। जो रिक्वायरमेंट है लेटर में लिखने की, और उसी को ही हम इस लेटर में इन्वॉल्व करते हैं। एक्स्ट्रा जो थिंग्स हैं हम वो इस लेटर में, जैसे हमारा इनफॉर्मल लेटर है, हम उसमें कुछ भी बहुत सारी बातें लिख सकते हैं अपने बारे में या फिर अपनी फैमिली के बारे में, लेकिन फॉर्मल लेटर्स के साथ में ऐसा नहीं है। फॉर्मल लेटर में हमें टू द पॉइंट ही सब कुछ लिखना होता है, जो हमें इंफॉर्मेशन जहाँ भी हम दे रहे हैं लेटर को अपने, वहाँ पहुँचानी होती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लास 10th और क्लास 12th में
लेटर्स आते हैं। और वैसे अभी 9th और 10th में लेटर्स को कुछ समय के लिए डिलीट कर दिया गया है, लेकिन 12th और 11th में अभी भी हमें लेटर्स लिखने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको मार्किंग स्कीम के बारे में बताता हूँ कि जो मार्किंग स्कीम होती है वो हमारी दोनों ही क्लासेस में 10th और 12th के लिए क्या होती है। अगर हम 12th की बात कर रहे हैं तो उसमें 11th भी शामिल होता है, और अगर हम 10th की बात करते हैं तो उसमें 9th भी शामिल होती है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर क्लास 10th की बात करें तो जो फॉर्मेट होता है, जो टोटल क्वेश्चन होता है वो हमारा 8 मार्क्स का होता है, जिसमें से हमारा फॉर्मेट है वो 1 मार्क का है ना। तो मतलब हम अगर फॉर्मेट को बिल्कुल प्रॉपर फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट का 1 मार्क ज़रूर मिलेगा। कंटेंट जो होता है वो हमारा 4 मार्क्स का होता है, और कंटेंट में जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, जो ग्रामेटिकल हम एक्यूरेसी जो हम यूज़ करते हैं, फ्लुएंसी जो यूज़ करते हैं, है ना, सीक्वेंस जो इवेंट्स हम उसमें लिख रहे हैं उसमें जो सीक्वेंस यूज करते हैं, उन सबको मिलाकर के जो तरीका होता है सीक्वेंस वगैरह यूज़ करने का, उसके 3 मार्क्स हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार क्लास 10th में हमको ये जो लेटर लिखना होता है तो इसमें हमें 8 मार्क्स उसके मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। आगे भी हम इसमें इसके फॉर्मेट के बारे में समझेंगे, फॉर्मेट को हमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो बहुत आसान होगा हमारे लिए ये मार्क्स गेन कर पाना। अगर हम बात करें क्लास 12th की और 11th की, तो हम यहाँ देखते हैं कि फॉर्मेट हमारा जो है वो यहाँ भी 1 मार्क का होता है। तो ये 1 मार्क बहुत ही ईजी है इसको गेन करना। सेकंड जो कंटेंट होता है वो हमारा 3 मार्क्स का होता है यहाँ पर, और एक्सप्रेशन कंटेंट में हमें बहुत ही अच्छे से लिखना होता है, और वो मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा उसके बारे में कि हमें कंटेंट भी कैसे लिखना होता है। एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन हमारे 2 मार्क्स के होते हैं यहाँ पर। यहाँ हमारे जो ग्रामेटिकल जो एक्यूरेसी है वो भी एग्जामिन की जाती है, साथ ही साथ हमारी जो फ्लुएंसी है, सीक्वेंस है, उन सबको भी यहाँ पर देखा जाता है। तो इसमें हमें ये मिल जाता है। यहाँ पर टोटल मार्क्स हमारे होते हैं 6। तो क्लास 11th और 12th में जो हमारा लेटर है वो 6 मार्क्स में आता है। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि फॉर्मेट एंड पार्ट्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। यहाँ पर हम पार्ट्स के बारे में करेंगे कि कोई लेटर होता है तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर्मल लेटर की, लेकिन मैं इसी में आपको जो है इनफॉर्मल लेटर के पार्ट्स के भी बारे में समझा देता हूँ। तो ए फॉर्मल लेटर मस्ट अडेयर टू द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अगर हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर की, तो फॉर्मल लेटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल लेटर में हमें एक जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है उसी को फॉलो करना होता है ना। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हमें सब कुछ करना होता है। द लेटर राइटिंग फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज एज मेंशन्ड बिलो। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है, देखिए हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हमें लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। मतलब कहने का है जो पर्सन उसको लिख रहा है हमें उसका एड्रेस लिखना है। सेकेंड नंबर पर डेट हमें लिखनी होती है, रिसीवर्स एड्रेस लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, सैल्यूटेशन लिखना होता है, बॉडी ऑफ द लेटर, लास्ट में हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, और सबसे लास्ट में हमें सिग्नेचर लाइन देनी होती है जिसमें हम सेंडर्स का नेम भी लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे, और साथ ही साथ उसका डेजिग्नेशन, मतलब वो क्या पोस्ट है उसकी क्या है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन अगर बात करें हम इनफॉर्मल लेटर्स की, जो हमारे पर्सनल लेटर्स भी होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि इसमें जो 3rd पॉइंट है हमारा, जैसे रिसीवर्स एड्रेस है, और 4th पॉइंट है जो सब्जेक्ट है, ये दोनों नहीं आएंगे। और साथ ही साथ जो लास्ट में जैसे हम सिग्नेचर में हमें जो लिखना है कि सेंडर्स नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, तो यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। हमें सेंडर्स का नेम और सिग्नेचर से ही काम चल जाता है, और कभी कभी हम सिग्नेचर भी नहीं करते, सिर्फ नेम ही लिख देते हैं। तो फिर इनफॉर्मल लेटर होगा तो उसमें सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा, डेट हो जाएगी, और उसके बाद सैल्यूटेशन हो जाएगा, बॉडी ऑफ द लेटर हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर एंड सिग्नेचर। तो ये हमारा इस फॉर्मेट हो जाएगा, या पार्ट्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको एक फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के बारे में मैं ये दिखा देता हूँ। तो इसमें देखिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे जो लेफ़्ट कॉर्नर होता है, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर, तो वहाँ पर हमको सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है। और ये सेंडर्स एड्रेस जब लिखेंगे तो हम इसमें हो सकता है कि नाम भी दें,
और उसके बाद एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस में हमें पूरा लिखना होता है, उसका पिन कोड लिखना होता है, उसका एड्रेस लिखना होता है, लास्ट में पिन कोड लिखना होता है ना, तो वो पूरा हमें लिखना होता है। और दूसरा हमें लिखना होता है रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस हमें कैसे लिखना होता है, उससे पहले हमें डेट भी देनी होती है। नीचे हमें सेंडर्स एड्रेस के बाद में हमें डेट देनी है, जिस डेट, ये डेट उस दिन की होगी जिस दिन लेटर लिखा जाता है। उसके बाद हमें लिखना होता है रिसीवर्स का एड्रेस, यानी जो इस लेटर को रिसीव करेगा उस पर्सन का एड्रेस हम यहाँ पर देते हैं। और इसको लिखने का भी वही तरीका होता है कि हमें किस तरीके से लिखना है। जैसे मैंने बताया कि रिसीवर के एड्रेस में, जैसे सेंडर के एड्रेस में पहले उसका नेम, डेजिग्नेशन और क्या कह सकते हैं कि उसका एड्रेस और फिर पिन कोड, ऐसे ही हमें रिसीवर का भी एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमें देना है सब्जेक्ट, कि हाँ सब्जेक्ट किस बारे में हम लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद इनके बारे में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन देना है। उसके बाद होता है बॉडी ऑफ द लेटर और कंटेंट, है ना। इसमें हम 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं स्पेशली, इंट्रोडक्शन, मिडिल पार्ट और कंक्लूजन, है ना। उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर देना होता है या सब्सक्रिप्शन भी कह सकते हैं हम इसको। और सबसे लास्ट में हमको देना होता है सिग्नेचर या डेजिग्नेशन। इसके बाद बात करें फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर की, तो देखो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। सेंडर का एड्रेस लिखने के बाद में हम डेट लिखते हैं और फिर डेट के बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट सैल्यूटेशन या फिर ग्रीटिंग्स, जो भी अभिवादन के जो शब्द होते हैं उनको हम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा सेम बॉडी ऑफ कंटेंट आता है, बॉडी ऑफ लेटर या कंटेंट का है, तो इसमें भी इसको भी हम इंट्रोडक्शन, मिडिल पार्ट या कंक्लूजन में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे इसमें हम अपने अकॉर्डिंग ही लिखते हैं, जो कुछ भी हमें लिखना होता है। लास्ट में हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर देते हैं, सब्सक्रिप्शन के देते हैं और लास्ट में सिग्नेचर। डेजिग्नेशन यहाँ पर विशेष महत्व नहीं रखता है कि हमें वो देना ही देना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम एक एक करके ये जो सेंडर्स एड्रेस हैं इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जो भी हमारा फॉर्मेट है तो उन सब के बारे में कि हमको कैसे लिखना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए सेंडर्स एड्रेस की। वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑल्सो नोन एज द रिटर्न एड्रेस, it is the mailing address of the sender. The address and the contact details of the person sending the letter are written at the top left corner. तो हमें क्या करना होता है, जो सेंडर्स का जो एड्रेस है ये बहुत ही एसेंशियल और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे लेटर का, क्योंकि ये क्या होता है, एक रिटर्न एड्रेस होता है। इन केस कि हमारा लेटर वहाँ नहीं पहुँचता है तो इसी लेटर पर हमारा लेटर हमारे पास वापस आ जाता है, या फिर हम कहें कि हमारा लेटर पहुँच जाता है और वहाँ से हमको जो रिप्लाई जो मिलना है हमारे लेटर का, तो वो हमें इसी एड्रेस पर लिखना होता है। तो इसलिए हमें ये जो एड्रेस है वो हमें प्रॉपर तरीके से मेंशन करना होता है, क्योंकि इसी एड्रेस पर हमारा जो लेटर है वो दूसरा जो रिप्लाई लेटर है वो हमें रिटर्न मिलेगा। और इसी को हम मेलिंग एड्रेस ऑफ द सेंडर कहते हैं, है ना। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द पर्सन सेंडिंग द लेटर आर रिटन। यहाँ पे तो इसको हम कहाँ पर लिखते हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। और किस तरीके से लिखते हैं, देखिए इस तरह से लिखते हैं, जैसे सबसे ऊपर यहाँ पर नाम दे दिया जा सकता है, नाम के अलावा उसके नीचे उसका फुल जो एड्रेस है वो आएगा, लास्ट में यहाँ पर पिन कोड नंबर भी हमें देना हो जाता है। इसके बाद देखते हैं डेट, तो हमें डेट भी लिखनी होती है। तो डेट कहाँ होती है, देखिए इमीडिएटली आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस कम्स द डेट ऑन विच द लेटर इज़ रिटन। तो जिस डेट पर आप लेटर लिख रहे हैं तो वो हमको लिखनी होती है तुरंत सेंडर्स के एड्रेस के बाद, या कहें कि जहाँ पर हम सेंडर का एड्रेस लिखेंगे उसके नीचे हमको क्या लिखना है, हमको उसके नीचे डेट लिखनी है। और डेट ये कौन सी होनी चाहिए, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पर होनी चाहिए। कैंडिडेट्स वाइल राइटिंग द लेटर इन द एग्ज़ाम कैन फॉलो एनी ऑफ द फॉर्मेट्स ऑफ टू राइट द डेट्स। तो जो कैंडिडेट हमारे एग्ज़ाम्स में जो लेटर लिखते हैं उनके लिए यहाँ पर कई फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम अपना डेट लिख सकते हैं। जैसे हमारा DDMM बाय, तो इसका मतलब होता है कि पहले आप डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर आप ईयर लिखेंगे, है ना। डेट ये DD 2 बार इसलिए लिखा होता है क्योंकि कई बार डिजिट जो है 2 डिजिट में होती है हमारी डेट, जैसे 12 है ना। मंथ भी हमारा 12 भी हो सकता है और ईयर भी हमारी
है ना। स्पेशली हम 2 में लिख देते हैं, वैसे ज़रूरत पड़ने पर हम 4 में भी लिखते हैं, है ना। कभी कभी हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाता है, वो मंथ, डेट एंड ईयर्स के अकॉर्डिंग होता है। पहले हम मंथ लिख देते हैं, फिर डेट लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। तो देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास फॉर्मेट है जैसे 20 अगस्त 2020, तो जब हम 20 अगस्त लगाते हैं तो यहाँ अगस्त के बाद में कॉमा लगा देते हैं। अगर हम लिखें अगस्त 20 तो 2020, तो हमें यहाँ पर 20 के साथ में TH नहीं लिखना होता है, हमें डायरेक्ट अगस्त 20 और फिर 2020 लिख देते हैं। और बाकी हम कॉमन जैसे हम ये स्लैश लगा करके भी हम लिख देते हैं, जैसे 24 या 28 2020, इस तरह से भी हमारा फॉर्मेट होता है, तो वहाँ भी हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लेटर का। दिस हाईलाइट द एम ऑफ राइटिंग द लेटर, है ना। इससे हमें जो हम लेटर लिख रहे हैं उसका हमको एम पता चल जाता है कि हमारा एम क्या है, ये हमें सब्जेक्ट से पता चल जाता है। यानी सब्जेक्ट जब हम पढ़ लेते हैं एक तरह से, जैसे हमारा चैप्टर होता है तो उसका हेडिंग होता है, एक टाइटल होता है, तो हम उसको पढ़ के ही हमें समझ में आ जाता है कि ये जो चैप्टर है उसमें क्या लिखा होगा, किसके बारे में दिया होगा। तो ऐसे ही ये हमारा सब्जेक्ट होता है लेटर का। अगर हमें सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया तो हमको क्लियर हो जाएगा कि ये पूरा लेटर जो है वो किस बारे में होगा। द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर शुड बी वेरी ब्रीफ, है ना, 6 to 8 वर्ड। तो जो फॉर्मल लेटर का हम जो सब्जेक्ट लिखते हैं, स्पेशली हम जानते हैं कि इनफॉर्मल में तो सब्जेक्ट लिखा ही नहीं जाता है, फॉर्मल में ही लिखा जाता है। तो जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, 6 से लेकर 8 वर्ड तक का होना चाहिए। 10 भी हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। हम उसको बहुत सेंटेंस या एक पैराग्राफ, 2-3 सेंटेंस या एक पैराग्राफ बना दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड मस्ट बी प्रीसीडेड बाय द वर्ड सब्जेक्ट, है ना। और ये जो हम लिखेंगे, जो सब्जेक्ट लिखेंगे, वो सब्जेक्ट वर्ड से प्रीसीड होना चाहिए। यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ड लिखना है, उसके आगे आप जो हमारा सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, है ना। द रिसीवर थ्रू द सब्जेक्ट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ द लेटर एट अ ग्लैंस, है ना। और ये क्या होता है कि जो रिसीवर है, जो इस हमारे लेटर को रिसीव करेगा, वो सिर्फ सब्जेक्ट को देख करके ही हमारे लेटर का जो पर्पज है उसको वो समझ जाएगा एक नज़र में ही। जैसे ही वो इसके सब्जेक्ट को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हमारा जो लेटर है वो किस पर्पज का है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हमारा एक पार्ट है हमारे लेटर का। इससे तुरंत ही हमें पता चल जाता है कि हमारा लेटर किस लिए है। उसके बाद हमारा जो रिसीवर होगा फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा रिप्लाई करेगा। नेक्स्ट है हमारा सैल्यूटेशन। तो दिस इज अ कस्टमरी ग्रीटिंग टू द रिसिपिएंट ऑफ द लेटर। इफ द नेम ऑफ द रिसिपिएंट इज नोन, द सैल्यूटेशन स्टार्ट विद डियर फॉलोड बाय मिस्टर, मिसेस, मिस एटसेट्रा। तो ये हमारा एक कस्टमरी ग्रीटिंग्स है रेसिपिएंट के लिए, यानी जो पर्सन हमारे लेटर को रिसीव करेगा हम उसके लिए क्या करेंगे, कुछ ग्रीटिंग्स या कह सकते हैं कुछ अभिवादन के शब्द जो हैं, जो हमारे कस्टमरी होते हैं, हमारे पुराने प्रचलन के होते हैं, है ना, तो उनको हम यूज़ करते हैं। अगर हमारा जो रिसिपिएंट है या हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उस व्यक्ति को हम जानते हैं, वो हमसे परिचित है, तो हम अपने सैल्यूटेशन को डियर से स्टार्ट करते हैं और डियर के बाद मिस्टर, मिसेस या मिस लिखते हैं, है ना, और उसका नाम भी दे सकते हैं। और इफ़ द पर्सन इज़ अननोन और इवन द जेंडर इज़ नॉट नोन, द रिसिपिएंट कैन बी एड्रेस्ड एज डियर सर, डियर मैडम। अगर हमको जो पर्सन है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वो अननोन है या फिर हम कहें कि उसका जो जेंडर है वो हमको पता नहीं है, वो मैडम या सर या मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो हम लिख देते हैं डियर सर ऑब्लिक डियर मैडम। तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है। अगर हमें पता है कि वो पर्सन कौन है तो हम डियर सर भी लिख देते हैं। और अगर हमें जैसे फॉर्मल लेटर की बात करें, अगर हम फॉर्मल लेटर में लिखेंगे तो वहाँ पर हम फॉर्मल लेटर डेफिनेटली हम अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स को लिखते हैं, तो वो हमें पहले से ही पता होते हैं, उनके बारे में नॉलेज होती है, तो हम उसके लिए डियर उनका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम ब्रदर को लिखते हैं तो डियर ब्रदर भी लिख सकते हैं। अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो किसी का नाम लिख सकते हैं, जैसे डियर मिस्टर आकाश या कुछ भी लिख सकते हैं। तो किसी भी तरह का हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं। और जो लेकिन हमें फॉर्मल लेटर में ध्यान रखना है कि हमें क्या लिखना है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लेटर का, जिस पे हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, वो है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर, या हम इसको कंटेंट भी कह सकते हैं। तो ये लिखना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि हमें मार्क्स अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन वाला जो पार्ट है वो भी इसी में है। जो एक्सप्रेशन के मार्क्स हैं वो भी हमें इसी में ही मिल जाते हैं, क्योंकि जो भी हम लिखेंगे इससे हमारा एक्सप्रेशन, हमारी फ्लुएंसी और हमारा जो ग्रामेटिकल जो एक्यूरेसी है वो भी हमें यहीं से पता चलेगी। तो कंटेंट के जो मार्क्स होते हैं, साथ ही साथ जो एक्सप्रेशन के जो मार्क्स होते हैं वो हमें इसी पार्ट से मिलते हैं। तो देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी लेटर, ये बॉडी ऑफ द लेटर क्या है, किसी भी लेटर का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इट फर्निशेस द रीज़न बिहाइंड राइटिंग द लेटर, और ये जो लेटर लिखने के पीछे जो रीज़न है उसको फर्निश करता है, उसके बारे में हमें बताता है। फॉर फॉर्मल लेटर्स कैंडिडेट्स शुड यूज शॉर्ट, क्लियर, लॉजिकल पैराग्राफ्स टू स्टेट द सब्जेक्ट मैटर। The body of the letter is generally divided into 3 paragraphs। तो जब भी हम फॉर्मल लेटर्स लिखें तो किसी भी कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है कि उसे ये लेटर काफ़ी शॉर्ट लिखना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और लॉजिकल पैराग्राफ्स इसमें यूज किए जाने चाहिए। जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसको हमें स्टेट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमको बहुत ही लॉजिकल पैराग्राफ्स को यूज करना चाहिए, है ना। जनरली जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है उसको हम 3 पार्ट्स में या 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले जो पैराग्राफ होता है उसमें हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन, दैट स्टेट्स द मेन पॉइंट। सबसे पहले हम देते हैं एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देते हैं, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन देना होता है, हमारे जो सब्जेक्ट है, हमारा जो टॉपिक है या इश्यू है उसका मेन पॉइंट्स क्या हैं वो हम सबसे पहले हमारे इंट्रोडक्शन सेक्शन में हम बताते हैं। सेकंड पार्ट जो होता है वो हमारा होता है मिडिल पार्ट, है ना। ये क्या होता है, सपोर्टिंग पॉइंट्स एंड डिटेल्स टू जस्टिफाई द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग, यानी जिस मैटर या जिस टॉपिक को लेकर के भी हम लेटर लिख रहे हैं उसकी जो नीड है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको जस्टिफाई करते हुए जो भी डिटेल्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं वो हम इस मिडिल पार्ट में लिख देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट जो होता है वो हमारा होता है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर सम एक्शन और व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, मतलब हमने जो भी अपने लेटर में जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, उस जो लिखाया है उसको हम कॉन्क्लूज करते हैं, यानी उसका हम एक तरह से निष्कर्ष निकालते हुए इसमें लिखते हैं। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं किसी एक्शन के लिए जो एक्सपेक्टेशन की जा सकती हैं, हमारे जो भी इश्यू से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं वो हम इस कंक्लूजन में रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बाद देखिए हमें देना होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। इन लेटर लिखने के बाद में हमको क्लोज करना होता है, तो उसके लिए हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर लिखना होता है। एंड दिस इज़ टू एंड द लेटर विद रेस्पेक्ट इन पोलाइट मैनर, और ये क्या होता है, एंड होता है लेटर का, और बहुत ही पोलाइट मैटर में हमें इसको लिखना होता है, जैसे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। तो ये जो योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ये स्पेशली हमारा जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें लिखे जाते हैं। अगर हम इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो हम जानते हैं कि इसमें हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं वो शामिल होते हैं, तो उसमें हमें क्या लिखना होता है, योर लविंग ब्रदर लिख सकते हैं, योर लविंग फ्रेंड लिख सकते हैं। तो इस तरह के वर्ड वहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन हमको फॉर्मल लेटर में क्या करना होता है, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, इस तरह के हमको वर्ड लिखने होते हैं अपने लेटर को क्लोज करने के लिए। इसके बाद देखिए सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन में क्या होता है, ये सबसे लास्ट का पार्ट है हमारे लेटर का। दिस इज द लास्ट पार्ट वेयर द सेंडर ऑफ द लेटर साइंस ऑफ विद हिज फर्स्ट और लास्ट नेम। तो ये क्या है, हमारे लेटर का सबसे लास्ट पार्ट है, और यहाँ क्या होता है कि जो हमारा सेंडर है वो अपने साइन करता है या फिर अपना नाम लिखता है, फर्स्ट और लास्ट नेम लिखता है। द सिग्नेचर लाइन में ऑल्सो इंक्लूड अ सेकेंड लाइन फॉर द टाइटल और डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर। तो इस लाइन में जो सिग्नेचर लाइन होती है इसमें एक और लाइन होती है, इसी में ही 2 लाइन होती हैं। तो दूसरे में हम क्या लिखते हैं, इसमें जो जैसे हमको सिग्नेचर और नाम दोनों में से कुछ एक ही लिखना होता है। स्पेशली एज ए स्टूडेंट हमको अपना नाम ही लिखना होता है, साइन नहीं करने होता है।
तो आप जब भी लिखें लेटर को तो अपने साइन ना करें, जो शॉर्ट साइन हम बना लेते हैं, है ना, उसमें अपना नाम ही आप लिखना है। तो नाम लिखेंगे और उसके नीचे डेजिग्नेशन लिखेंगे। स्पेशली ये जो डेजिग्नेशन होगा वो हमको हमारे लेटर में ही दिया होगा कि आप जो पर्सन लेटर लिख रहा है वो है कौन, है ना। वो जैसे सपोज करें वो हो सकता है कि कोई स्कूल का कोई हेड हो, कोई लाइब्रेरियन हो, या कोई भी हो सकता है। वो आपको आपके एड्रेस लेटर में जो क्वेश्चन दिया जाएगा लेटर का, उसमें ही दिया जाएगा। और यहाँ पर हमें बहुत सारी जानकारी, जैसे नाम है, ये भी हमें लेटर में दिया जा सकता है, लेटर में ही दिया होगा। और अगर नहीं दिया होता है, कभी कभी हमें जैसे लेटर के एड्रेस की बात करें, जैसे हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा, तो सेंडर्स एड्रेस कभी कभी दिया होता है, कभी कभी नहीं दिया होता है। तो अगर नहीं दिया होता है तो वो हमको जनरेट करना होता है ना। स्पेशली जो लेटर एड्रेसी का जो लेटर है, या कहें कि रिसीवर्स का जो एड्रेस है, वो ज़रूर दिया होता है तो वो हम लिख देते हैं। पर सेंडर्स एड्रेस कभी कभी नहीं दिया होता है तो वो हम खुद ही अपने आप जनरेट कर लेते हैं उस एड्रेस को। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम जो नाम है, अगर वो नहीं दिया है या डेजिग्नेशन नहीं दिया है, तो वो हम अपने आप जनरेट कर सकते हैं जो क्वेश्चन है उसको समझ करके कि वहाँ पर वो पर्सन कौन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा और कैसे लेटर लिखते हैं, क्या क्या हमारा फॉर्मेट होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है पूरा लेटर के बारे में, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बारे में। अब लेटर कैसे लिखते हैं, कैसे कि हमें क्या करना होता है, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे लिख सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा स्टूडेंट्स, है ना। So thank you student for watching this video.